दोस्तों आज हमारे बीच आ गए हैं यूकेडी के एक मशहूर नेता। तो इनसे हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप अपना अगर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। तो दोस्तों मेरा नाम रामिल जोशी है और आपको जैसा कि पता है कि मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब में अपनी वीडियोस बनाता हूं और रिसेंटली मैंने यूकेडी ज्वाइन करी है और इसलिए आज मेरा यहां पर इंटरव्यू हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने यूकेडी ही क्यों ज्वाइन करी और क्या इसके पीछे कारण था सिर्फ यूकेडी चुनने का? क्योंकि मैंने अभी इस बीच देखा कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सा भ्रष्टाचार चल रहा है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है। इतने समय हो गए हमारे उत्तराखंड को, 25 साल होने को आए हैं और यहाँ पर अभी तक हमारे उत्तराखंड में वो विकास नहीं हो पाया है। हमारे उत्तराखंड में एक जगह टेहरी डैम बना है, टेहरी की बिजली, उसकी बिजली भी दिल्ली को जाती है। उत्तराखंड को कुछ उसका समाधान नहीं मिलता है और हमारे उत्तराखंड को चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो किसी ने कोई फ़ायदा नहीं किया, सिर्फ सबने नुकसान ही दिया है सबने, जिसके हमारे उत्तराखंड वासियों को समस्या हुई है इन पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा। तो आज इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं यूकेडी ज्वाइन करूं। तो रामिल जी आप ये बताइए, जैसे कि हमने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ, और जैसा आप भी जानते हैं कि अभी प्रचलन में, और जैसा कि यहाँ के धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं। तो बीजेपी के काइंड ऑफ खिलाफ आप खिलाफत क्यों करना चाहते हैं ये उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन करने से? तो मेरे को ऐसा समय के साथ लगा कि अब क्योंकि बीजेपी ने भी उतना कुछ उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया है। किसी भी पार्टी ने, इतने साल हो गए, 20-25 साल हो गए, किसी भी पार्टी ने, ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने, किसी ने कुछ सही नहीं किया है। और दोनों, आप चाहे किसी को भी देख लो, धामी जी को भी देख लो, उनके प्रोजेक्ट खाली हवा में चल रहे हैं, नीचे ज़मीन में कुछ नहीं है और केवल ये बातों बातों में सब हो रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पे धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और चाहे फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों का कार्य एक जैसी, कार्य प्रणाली एक जैसी रही है कि उत्तराखंड को लूटो, उत्तराखंड वासियों को लूटो और यहाँ के बाहर के लोगों को यहाँ बसाओ। और अब हमारे यहाँ तो छठ की पूजा भी होने, छठ की छुट्टी भी होने लग गई है। हमारा छठ से कोई विरोध नहीं है। उत्तराखंड की ये जितनी भी पार्टी रही हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, किसी ने कुछ अच्छा कार्य ऐसा नहीं किया जिससे उत्तराखंड वासी लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो, उनसे थोड़ा मतलब खुश हो, प्रसन्न हो। जैसे आप बाकी राज्यों में देखो, वहाँ की बोली भी इतनी प्रचलन में होती है, वहाँ हर चीज़ इतना प्रचलन में चलता है बाकी राज्यों का। अब यहाँ पर आगे अब लोग डांडिया मनाए जा रहे हैं, छठ पूजा मनाए जा रहे हैं। हमारा छठ पूजा डांडिया से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये है कि उत्तराखंड में रह के हम उत्तराखंड की संस्कृति को ज़्यादा प्रमोट करने के बजाय बाहर की संस्कृतियों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब कुछ समय बाद यहाँ पर गणेश विसर्जन भी होने लगेगा और आप देखते जाओ यहाँ पर कैसे उत्तराखंड, जिसको देवों की भूमि कहा जाता है, वहाँ पे देवों का विसर्जन थोड़ी किया जाता है। अब ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 30 त्योहारों में बदलाव आ रहा है। तो टोटल तरीके से अगर आप देखें तो उत्तराखंड की संस्कृति में पूरा बदलाव करने की ये पार्टियाँ कोशिश कर रही हैं। इसीलिए मैंने बीजेपी को छोड़ के या कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अब मैंने यूकेडी का दामन थामा है। तो रामिल जी आप ये बताइए, यूकेडी ही क्यों चुने लोग, और उन्हें आप कैसे आश्वासित करेंगे कि यूकेडी फ्यूचर में उत्तराखंड के लिए पर्टिकुलरली एक सही मूव रहेगा? देखिए, सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब हमारी उत्तराखंड की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, यूपी से अलग होने का, एक पहाड़ी राज्य का हमें दर्जा मिलना था, तो उस पहाड़ी राज्य में सबसे पहले एक मांग थी कि पहाड़ी लोगों के लिए होगा और उसमें ही उत्तराखंड क्रांति दल का सबसे बड़ा हाथ था। उत्तराखंड क्रांति दल ने सबसे बड़ी उसमें भूमिका निभाई थी उस रिवॉल्यूशन में, उत्तराखंड राज्य बनाने में। लेकिन उसी उत्तराखंड क्रांति दल को कुछ हासिल नहीं हो पाया। लोग बीजेपी और कांग्रेस के बहकावे में आ गए और उसके बाद जाकर उनको वो उनसे वो जुड़ गए। लेकिन यहाँ पर हम देखें अगर हमने उत्तराखंड क्रांति दल को चुना होता तो हमारी स्थिति अलग होती। और दूसरा पॉइंट ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल भू कानून की बात करता है, मतलब यहाँ की ज़मीन यहाँ के लोगों के लिए ही हो, लेकिन बाकी पार्टी कोई भू कानून ला नहीं पाई है। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि अभी तक इतना समय हो चुका है, 20-25 साल, लेकिन हमें उत्तराखंड क्रांति दल को चांस एक बार भी नहीं दिया। लेकिन अब हमें लगता है कि हमें उत्तराखंड क्रांति दल को एक चांस देना चाहिए, यूकेडी को, जिससे यहाँ यूकेडी का माहौल बने और यूकेडी यहाँ पे स्थापित हो और उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करे, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम करे। तो जैसा कि आपने बताया भू कानून दूसरी पार्टियां नहीं ला पाए, तो यहाँ पे मैं आपको संशोधित कर दूं,
जो हमारे धामी जी हैं उनके द्वारा एक लॉ निकाला गया, जिससे कि मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड हम जैसे जो बाहर के व्यक्ति होते हैं उसको हम दे सकें। तो ये कहीं आपको सही लगा, या फिर आप ये कहना चाहते हैं हम बिल्कुल भी ना दें बाहर के लोगों को? नहीं, मेरे को लगता है कि जमीन बाहर के लोगों को जिस तरह से जितने स्तर पर दी जा रही है वो गलत है। और भू कानून में अगर हम देखें तो एक एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ही दी जाएगी, लेकिन अभी जो इन्होंने हमें भू कानून का वादा भी किया था, लेकिन वो भू कानून उन्होंने लाए नहीं। वो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें उत्तराखंड वासियों को ये लोग मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। कि बात तो कहते तो हैं, भाषणों में कह देते हैं कि हम भू कानून लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, लेकिन उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड में मेजोरिटी जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है, और उसका असर उन पे ही हो रहा है। और मिनिमम जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उस पर असर कम है। यहाँ के ट्राइबल कल्चर पर यूसीसी का असर हो रहा है। लेकिन भू कानून भी उसी तरीके से जिस तरह से वादा किया था वो लाया नहीं जा रहा है, उसको लाया नहीं गया है। और अगर उसको नहीं लाते हैं तो उत्तराखंड वासियों को खुद ही सोचना चाहिए कि उन्होंने जिस चीज़ का वादा किया है ये खुद ही उस पर खड़े होने से डर रहे हैं, क्योंकि इनके जो पैसे जो इनको मिलते हैं वो बाहर की कंपनियों से ही मिलते हैं, और इनकी ये चुनाव जीतने के जो पैसे मिलते हैं वो बाहर की कंपनियों के द्वारा ही मिलते हैं। अगर वो इनका रुक जाएगा तो ये चुनाव हार जाएंगे, इसलिए ये भू कानून लाने से डर रहे हैं, जिससे बाहर की कंपनियां यहाँ पर आने से रुक जाएं। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि भू कानून से उत्तराखंड वासियों को लाभ हो, और जो सर्किल रेट्स उत्तराखंड वासियों के लिए लागू किए जाते हैं उससे बढ़ के हम जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए एक अलग सर्किल रेट हो, उन्हें ज़्यादा हमें पे करना पड़े तब उन्हें यहाँ पे लैंड मिले। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे यहाँ उत्तराखंड में आप देखो तो पेड़ों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है। हमारा तो उत्तराखंड बना ही इस चीज़ के ऊपर है, और हमारा संस्कृति इस चीज़ के ऊपर बनी है, लेकिन उसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई है कांग्रेस और बीजेपी द्वारा। अगर हम इसको सर्किल रेट को ज़्यादा बढ़ा देंगे और हम उसको उसमें बदलाव करेंगे और भू कानून लाएंगे, एक तगड़ा भू कानून लाएंगे उत्तराखंड के अंदर, तो इससे फ़ायदा उत्तराखंड वासियों को ही होगा। और इसके साथ ही साथ अगर हम एक और चीज़ इसमें देखें, जैसे बीजेपी बात करती है कि हमारी सरकार जो है वो हिंदुत्व को फॉलो करती है और कोई फॉलो नहीं करता, तो क्या बाकी उत्तराखंड वासी जब तक उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या वो नॉन हिंदू थे क्या? उत्तराखंड में तो सबसे ज़्यादा हिंदू है, लेकिन और उसके बावजूद यहाँ के जो पेड़ों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेड़ पहाड़ को तो यहाँ के बीजेपी और कांग्रेस ने ही काटा है विकास के नाम पे। आप देख लीजिए स्वाला के कैसे हाल हो रखे हैं, और वहाँ पे पूरा पहाड़ गिर रहा है नीचे को, उस पहाड़ को देख के ही दर्द होता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो हमारी संस्कृति धर्म को आहत करने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन अगर भू कानून एक आएगा, एक तगड़ा भू कानून आएगा, तो इससे फ़ायदा हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को होगा, और हमारे कल्चर को बहुत इससे सुरक्षा मिलेगी बाहरी शक्तियों से, जो शक्तियाँ हमारे उत्तराखंड में कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं। और कल्चरल इन्फ्लिटेशन भी हो रहा है यहाँ पे, और उस कल्चरल इन्फ्लिटेशन से हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम जीते हैं, हम। तो रामिल जी, जैसा कि आप जानते हैं जो उत्तराखंड का यूथ है वो उत्तराखंड से बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाता है फॉर जॉब और फॉर अदर रीजंस, एजुकेशन के लिए भी। तो उत्तराखंड क्रांति दल कुछ ऐसा कर सकती है जिससे कि यहाँ का जो यूथ है वो यहीं रहे, उसे यहीं बढ़िया पैकेज मिल जाए और बढ़िया उसे यहीं पे उत्तराखंड में ही जॉब अच्छी मिल जाए, जॉब सिक्योरिटी उसकी हो जाए। देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो उत्तराखंड के यूथ हैं उनके लिए उत्तराखंड में अपार संभावना है। जैसे यहाँ पर फार्मिंग लोग करते हैं, तो अगर उसमें हम लोग और कुछ मॉडर्न चीज़ें ला के देखें, जैसे अगर हम वेस्ट को देखें कि उत्तराखंड जैसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं वेस्ट में, जैसे स्विट्ज़रलैंड है और भी बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जिनका उत्तराखंड जैसा मॉडल है। लेकिन अगर हम टूरिज़्म की बात करें, टूरिज़्म में यहाँ पे अपार संभावना है। हमें टूरिज़्म को इस तरह से डेवलप करना पड़ेगा कि बाहर के लोग यहाँ पर आएँ लेकिन गंदगी ना करें, और यहाँ के युवाओं को रोज़गार भी मिल जाए। लेकिन अभी टूरिज्म को उस तरह से डेवलप नहीं किया गया है, उस तरह से यहाँ की फार्मिंग को डेवलप नहीं किया गया है। हमारे उत्तराखंड में अनेकों इंस्टीट्यूशन खुल सकते हैं। अब जैसे मैंने सबसे पहले आपको पॉइंट दिया था टहरी बांध का, टहरी की बिजली, बांध से जो बिजली बनती है वो सब दिल्ली में ही जाती है। हमारे उत्तराखंड का अगर हम देखें, इतना हमारे पास सोलर पैनल बनाने की इतनी सारी संभावनाएँ हैं, इतना हमारे पास विंड मिल बनाने की इतनी सारी संभावनाएँ हैं, इतने हमारे पास अलग अलग स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सी चीज़ें करने की संभावनाएं हैं। अब
काफ़ी ट्रैकिंग और ये सब युवा आजकल बहुत से लोग करने लगे हैं। तो इतनी सारी अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी यूथ यहाँ का बाहर जा रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं किया गया, उतने ज़्यादा अमाउंट पे इन्वेस्ट नहीं किया गया, इसलिए यूथ अभी भी बाहर जा रहा है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं मिल रहा है। जब उनको ट्रस्ट मिलने लगेगा और जब हम एजुकेशन पे प्रॉपर, हम इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं बड़ी बड़ी बेमतलब की चीज़ों पर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एजुकेशन पर प्रॉपर फोकस करेंगे, इंस्टीट्यूशन पे प्रॉपर फोकस करेंगे कि यहाँ के जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उन पे पढ़ाई अच्छी हो जाए, यहाँ के गांव घरों में जो स्कूल हैं वहाँ पढ़ाई अच्छी हो जाए, और वहाँ पर हम उतना खर्चा करेंगे जितना खर्चा हम बेमतलब की चीज़ों में कर रहे हैं, तो यूथ ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा नहीं, उसको वही चीज़ यहाँ फैसिलिटी यहाँ अपने आप मिल जाएगी और वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगा नहीं आगे। लेकिन हम लोग उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारे उत्तराखंड से पलायन करें, और इसीलिए हमको ये बात यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। जैसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, इनको मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। अगर ये मॉडर्नाइज हो जाते हैं तो कोई भी बिल्कुल बाहर जाने की सोचेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा सरकार के पास होता है, वो इनको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया गया है, ये मैं कहना चाहूँगा इस बारे में। और भी बहुत सी अपार संभावनाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया फार्मिंग है, इस फार्मिंग को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं कि लोग आजकल बड़े बड़े MBA करके छोड़ के लोग फार्मिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, गौशाला लोग खोल रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी बात तो करती है कि वो बहुत बड़ी गाय की भाई बहुत बड़ी भक्त है, अपने आप को बताती है, लेकिन उन्होंने क्या किया गाय के लिए, उन्होंने कितनी गौशालाएं खोली, मैं पूछना चाहता हूँ उनका आंकड़ा क्या है। वो खाली बस रोड पे उतर के हुड़दंगबाजी कर देते हैं उनके नेता, लेकिन उन्होंने क्या किया। हम लोग गौशाला खोल के इतने ज़्यादा चीज़ें, अब जैसे हिता एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे उत्तराखंड में, बहुत बढ़िया कर रहा है वो उसके इर्द गिर्द ही है, गाय के इर्द गिर्द ही है, वो बद्री गाय के इर्द गिर्द। हम इस तरह के कई प्रोजेक्ट खोल सकते हैं और कई चीज़ें कर सकते हैं, और उस हिता ने कई युवाओं को रोजगार भी दिया है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, और इस तरह से हम यहाँ पर विकास के लिए बहुत से प्रोजेक्ट ला सकते हैं अपने उत्तराखंड में। तो रामिल जी, एक अंतिम सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप कितने आश्वासित हैं UKD को लेके, कि उसके कितने चांसेस हैं इस बार के जो इलेक्शंस है उसमें UKD अच्छा परफॉर्म करेगी? देखिए, ऐसा है, आग धीरे धीरे लगती है और आग लगनी अब आरंभ हो चुकी है हमारे उत्तराखंड में। यहाँ पर फैलनी अब शुरू हो चुकी है UKD की आग, और साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस के जो मुखौटे हैं वो अब उतरने शुरू हो चुके हैं। और केवल इतना ही नहीं, अगर हम धीरे धीरे देखें, जो लोग पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो लोग समझदार वर्ग हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जो लोग कुछ भी काम करते हैं लेकिन वो समझदार वर्ग है, पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत भी, तो उनको समझ में आ चुका है कि उनको आने वाले टाइम पे क्या फैसले लेने हैं। और यही लोग सरकार बदलने के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहता है, बहुत ज़्यादा इनका काम रहता है। और ये लोग अब UKD की तरफ इन लोग ने बढ़ना शुरू कर दिया है। और केवल यही नहीं, यूथ्स ने UKD की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। और केवल यूथ्स ने ही नहीं, जो हमारी पुरानी जनरेशन है, जो पुराने लोग हैं, वो भी UKD की बात करने लगे हैं। तो UKD का माहौल अब बनना आरंभ हो चुका है, और आप आने वाले समय में देखोगे UKD का परफॉर्मेंस जो 2027 के चुनाव में बहुत बेहतर होगा, पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और UKD एक बहुत पावरफुल पार्टी के तौर पे उभरेगी। और केवल इतना ही नहीं, उसके साथ ही साथ वो अपने जो उनके एजेंडे हैं उस पर आगे भी बढ़ेगी। तो ये मैं लास्ट में कहना चाहूँगा। और पहाड़ आपको पीछे से दिख रहे हैं, और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय देवभूमि। तो ये थे रामिल जोशी हमारे साथ, उत्तराखंड क्रांति दल के एक प्रत्याशी, एक नेता, एक उत्तराखंड के व्यक्ति जो कि उत्तराखंड में विकास लाना चाहते हैं और हमारी इस प्रकृति को, उत्तराखंड की इस धरोहर को सुरक्षित करना चाहते हैं। जय देवभूमि उत्तराखंड। UKD ज्वाइन करना चाहोगे? हाँ, उत्तराखंड क्रांति दल हाँ से क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नरेंद्र तिवारी। तो दोस्तों, हमने UKD के नए मेंबर बना दिए। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए अगर आप UKD से ज्वाइन करना चाहेंगे। ND तिवारी जी हैं।